नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके समक्ष आए हैं और यह नया प्रोग्राम जो है यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको नज़र में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि करंट अफेयर्स से जो जुड़े हुए मुद्दे होंगे उस पर प्रश्न बनाएंगे, है ना। यानी कि प्रत्येक दिन 5 मुद्दे हम आपके लिए लाएंगे, उस पांचों मुद्दा पर हम प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न ठीक वैसा जैसा कि यूपीएससी का लेवल हुआ करता है। तो होगा क्या कि उससे आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाएगा और प्रश्नों को समाधान करने का तौर तरीका भी सही से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जब तक प्रीलिम्स एग्जाम होने जाता है यह प्रोग्राम चलने वाला है, तो जुड़े रहिए और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आपको करते चलना है। अब सीधे चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक जो है वह नोरो वायरस को लेकर के है। नोरो वायरस चर्चा में बना हुआ है और नोरो वायरस से संबंधित एक प्रश्न भी है जो कि बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का आपको यहां पर दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या है। नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर कमांड देखेंगे तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। यहां पर ध्यान देना है कितने कथन आपसे पूछा गया है। यूपीएससी जो है पिछले 1-2 वर्षों में उसने विकल्प में और थोड़ा सा प्रश्न पूछने के तौर तरीके में बदलाव किया है ना। आजकल ये कितने कथन वाले आने लगा है, तो ये ध्यान से देखना है। अब देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। यहां कहा गया है कि नोरो वायरस के संदर्भ में इसे विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। देखेंगे कि क्या है यह मसला। दूसरा कहा गया है कि यह डायरिया उत्पन्न करने वाले जो कि रोटा वायरस है। आप जानते हैं कि डायरिया रोटा वायरस के प्रभाव से उत्पन्न होता है, जो दस्त की समस्या है। तो यही यहां पर कहा गया है कि नोरो वायरस भी जो है वह रोटा वायरस के समान है और उससे भी डायरिया होता है। लिंक समझ पा रहे हैं? यह भी समझने की कोशिश करेंगे और इसके निदान को लेकर के बातें किया गया है ना, कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उपचार क्या है। तो कहा गया है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे एलिशा परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म जो है एलिशा। अब यहां पर ये 3 स्टेटमेंट जो है हमारे सम्मुख है। इस विषय में थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, चीजों को जान लेते हैं, फिर आते हैं प्रश्न पे लौटेंगे। पहली चीज समझ लीजिए कि यहां पर जो वायरस की चर्चा की गई है नोरो वायरस को लेकर के, इसके कुछ जो अभी मामले आए हैं, कुछ केसेस देखने को मिला है, वह केरल राज्य से देखने को मिला है। अब प्रश्न यह भी होता है कि केरल राज्य ही क्यों? देखिए बहुत सारे वायरस वगैरह जो होगा आपको केरल राज्य से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो इसको सही से समझिए। इसके पीछे अलग अलग तर्क दिया जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना होता है कि चूंकि केरल के जो लोग होते हैं वह विभिन्न देशों में जाकर के काम करने वाले होते हैं, यानी कि यहां से जो इंडियन डायस्पोरा विभिन्न देशों में है उसमें केरल का तादाद ठीक ठाक है और वो लोग आना जाना करते हैं, तो उसके वजह से अगर वो संक्रमित हो गए किसी दूसरे देश में तो वह वायरस लेकर के भारत पहुंच जाते हैं। दूसरी बात एक जो है वह केरल से जुड़ा हुआ है और केरल का आप जानते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह बहुत बेहतर है भारत के विभिन्न राज्यों के मुकाबला में। देखेंगे तो यहां पर है कि जांच पड़ताल परीक्षण होता रहता है, ये सारी लैबोरेटरीज हैं, इसके वजह से भी यहां पर मामले जो हैं पकड़ में आते हैं। कोरोना वायरस वाला भी याद होगा कि यहीं से मामला जो है तादाद तेजी से कोरोना वायरस का बढ़ने लग गया था। तो पहला चीज केरल और उससे जुड़े हुए कुछ मामला आपने देख लिया। अब एक मामला यह है कि जिस तरह से नोरो वायरस की हमने चर्चा किया, तो क्या यह एक संक्रामक वायरस है? इस बात को समझिए। देखिए ये ना सिर्फ एक संक्रामक वायरस है, बल्कि ये जो संक्रामक वायरस है इसका प्रभाव काफी तीव्र है, अत्यधिक संक्रामक वायरस है। और दूसरी बात एक बात समझिए, विंटर वोमिटिंग बग भी इसे कहा जाता है, जैसा कि प्रश्न में भी था कि इसे विंटर वोमिटिंग बग कहा जाता है, यानी कि हाँ ये सही है, नोरो वायरस को ये कहा जाता है। तो पहला तो यहां पर हमें मिल गया कि ये चीजें सही है। दूसरी कुछ बातें यहां पर कि कैसे होता है, फैलता कैसे है ये वायरस, इसके माध्यम क्या क्या हो सकता है। मीडियम के माध्यम से तो वायरस फैलेगा। तो एक है कि दूषित भोजन अगर आप करते हैं, पानी दूषित हो जाता है, इन सभी चीजों से यह वायरस फैल सकता है। और एक स्टेटमेंट यहां पर रोटा वायरस को लेकर के दिया गया है। देखिए रोटा वायरस के विषय में समझिए कि रोटा वायरस के समान इसे कहा गया है। रोटा वायरस के प्रभाव से यहां पर देखेंगे डायरिया की चर्चा की गई है, तो ये सही है। अब यहां पर नोरो वायरस को लेकर के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि नोरो वायरस इज इक्वल टू रोटा वायरस हो जाएगा, यानी कि दोनों की प्रकृति जो है समान है।
दोनों के वजह से जो हमारा शरीर पर प्रभाव पड़ता है लगभग वो भी समान है। दस्त का कारण इससे भी बनता है। और एक महत्वपूर्ण चीजें यहां पर ऐड कर लीजिए कि ये जो है ना सभी आयु वर्ग के लिए हो जाता है। सभी आयु वर्ग के लिए जितने भी एज ग्रुप होंगे सभी को समान रूप से प्रभावित करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए यंग लोग हैं तो कहा जाता है कि जो यंग हैं 15 से लेकर 45 एज ग्रुप के हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो उस पर शायद प्रभाव कम पड़े या ना पड़े, पर ऐसा नहीं है। यह भेदभाव नहीं करता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी को। जैसे कि रोटा वायरस प्रभावित करता है, ठीक नोरो वायरस जो है सभी एज ग्रुप के लोगों को संक्रमित करता है। अब यहां पर एक बात समझिए, तो कुल करके हमने देखा कि यह डायरिया उत्पन्न करने वाले रोटा वायरस के समान है, तो बिल्कुल समान है, ये दोनों तो सही हो गया। यहां पर इसके निदान को लेकर के बातें किया गया और कहा कि एलिशा परीक्षण द्वारा किया जाता है। यह जानकारी जो है वह गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है नोरो वायरस का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं हुआ है। मामला समझ में आ गया? तो ये टीका नहीं हुआ। और निदान की बात करेंगे तो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा ये कहा गया है कि इसका निदान जो है संभव है। तो इसका निदान एलिशा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि एक ये गलत हो गया और ये दोनों सही हुआ। मैंने आपसे कहा था कि ये नए तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं कितने कथन सही हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि 1 और 2 सही है, 1 या 3 सही है, ऐसा नहीं, टोटल नंबर पूछा जा रहा है। तो 1 और 2 यानी कि टोटल 2 स्टेटमेंट जो है सही है। उस आधार पर देखेंगे तो यहां पर बी के साथ हम लोग जाएंगे, केवल 2 आपको यहां पर दिख रहा है। तो देखिए यहां पर आप फिर से समझ लीजिए कि एक चीज तो यहां पर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया, इसी के हिसाब से हमने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ लिया। और दूसरी बात क्या है कि इसी के जरिए हमने अच्छे से प्रश्नों का समाधान ढूंढने का कोशिश भी कर लिया। तो ऐसे ही हमारी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। देखिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता हो ना, तो जब तक मैं प्रश्न पूछूं तब तक आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखते चलना उसका जवाब। या विशेष और भी चीज है जैसे नोरो वायरस के विषय में आप और इससे विशेष जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। चश्मा परमाणु संयंत्र 5 C5 की स्थापना किस देश में की गई है? सबसे पहले एक बात को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। क्या यहां पर कहा गया C5, ठीक है, तो ये C5 जो है ना, ये C5 नहीं। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये C5 जो है ये सेंट्रल एशिया के जो लैंडलॉक 5 कंट्री हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये जो 5 देश हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। C5 हम लोग ये बोलते हैं। तो ये वाला मसला नहीं है, ये C-5 जो है वो चश्मा परमाणु संयंत्र 5 के अंतर्गत चीजों को लेकर के होता है। अगर ये स्टेटमेंट वगैरह में आ गया तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। अब यहां आपसे क्या पूछा गया है कि इसकी स्थापना जो है किस देश में की गई है? कंट्री के लोकेशन को लेकर के ईरान, भारत, इराक और पाकिस्तान को लेकर के पूछा गया है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए यह जो यहां पर संयंत्र स्थापित किया गया है यह दरअसल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, इसको लेकर के कुछ बातें और समझ लेते हैं। देखिए पाकिस्तान में जो ये हुआ है ना, ये असैन्य परमाणु को लेकर के बातें किया गया है। यानी कि यहां पर इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए नहीं किया जाएगा बल्कि किसके लिए किया जाएगा? बिजली उत्पादन के लिए, है ना, नागरिक हित के लिए, जन कल्याण के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा। बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस है। और ये पाकिस्तान के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संयंत्र होने वाला है चश्मा परमाणु संयंत्र C5। इसके निर्माण को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, अब इसकी आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थापना, यह भी तो पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान का सबसे जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत एक प्रांत है, एक राज्य है पाकिस्तान का, तो वह पंजाब है। पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जगह, इसको नोट कर लीजिए, मियांवाली, है ना, पंजाब का एक जगह है मियांवाली। तो यहां पर ये चीजें हैं, यही संयंत्र, यहीं पर इसका निर्माण होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। क्षमता को लेकर के कि कितनी क्षमता इसमें होगा, जो फिलहाल जानकारी है वह बताया जा रहा है कि ये 1200 मेगावाट तक हो सकता है। और एक पहलू इससे और भी जुड़ा हुआ आएगा कि डिजाइन इसका किसके द्वारा। तो देखिए पाकिस्तान का सदाबहार मित्र कौन है? चीन। तो चीन के द्वारा ही इसका डिजाइन किया जाएगा। और चीन के किस कंपनी के द्वारा? तो यहां पर
हुआ लोंग लिख लीजिए। चीन की एक ये कंपनी है हुआ लोंग, ठीक है, इसके द्वारा इसका डिजाइन निर्माण किया गया। तो जवाब क्या आ जाएगा? पाकिस्तान, डी। ठीक है, ये हो गया, यानी कि टॉपिक और उससे इर्द गिर्द के जितनी सारी चीजें हैं आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये इस तरह के प्रश्न देखेंगे तो ये यूपीएससी का फेवरेट होता है। इस तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मिलान करना सीधा सीधा, या ये युग्म है तो इसमें कौन कौन सा गलत है या कौन कौन सा सही है। अब देखिए यहां पर कुछ अधिनियम आपको दिया गया है और यहां पर वर्ष दिया गया है कि क्या ये अधिनियम इसी वर्ष में आया था या नहीं। दूसरी बात, आपको यहां पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये सारे अधिनियम पता होना चाहिए और किस किस ईयर में हुआ यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए लाया गया। आप इसके विषय में जानते हैं, बहुत ही कारगर, बहुत ही फेमस, यूपीएससी और पर्यावरण पढ़ने वाले लोग भला इसे कैसे ना जाने। अब इसमें कहा गया है कि ये कब आया, तो वर्ष 1985। मैंने पहले भी कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से जो ये लाया गया अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम रहा, ये कब आया था? 1985 में आया था, बताइए मुझे। नहीं, ये कब आया था? 1986 में, यानी कि ये तो भैया गलत हो गया। तो पहला तो यहां से निकला। अब दूसरा क्या है? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, है ना। देखिए सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम जो आया वो वर्ष 1991 से ही लागू है, ये बात सही है। यानी कि ये स्टेटमेंट तो मतलब ये युग्म सही हो गया। इसका उद्देश्य समझिए, देखिए किसी भी खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को क्षति हो जाता है तो उस क्षति के लिए हर्जाना मिले उससे, है ना। देखिए यहां पर क्या शब्द है? बीमा, है ना, बीमा अधिनियम। तो उस दुर्घटना के वजह से जो भी पीड़ित हैं उनको हर्जाना मिल सके, यह इसका उद्देश्य रखा गया और 1991 में ये अधिनियम आया, यानी कि ये सही है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1997, इस पर एक बार नजर डालिए। देखिए ये हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है पहले से भी, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम वर्ष 1997 में ही पारित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके पीछे के उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने के लिए क्या किया जाएगा? एक मंच तैयार कर दिया जाएगा, है ना। यहां पर एक क्या है? ये अपील प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, एक मंच तैयार करके दिया गया ताकि बहुत सारे इश्यूज जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वहां पर होगा और पर्यावरण से जुड़े जो कुछ मामले हैं उसके जो अपील हैं उसकी भी सुनवाई की व्यवस्था इसके तहत किया गया, यानी कि ये तो सही हो गया भैया। अब आखिरी में चलते हैं, क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, और ये 2012 कह रहा है। हम सब ने पढ़ा है और कौन नहीं जानता जो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के विषय में हो। 2012 नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? 2010 होगा। हम सब ने इसको पढ़ा है, तो यानी कि यह भी गलत हो गया। कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये दो सही है। तो जरा इसके विषय में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष 2010 में पर्यावरण से जुड़े जो मामले होंगे, अब बहुत सारे केसेस हैं, तो अधिकरण जब भी बनता है यानी कि ट्रिब्यूनल, वो क्यों बनता है? ताकि जो अदालत में मामला जा रहा है वहां पर जानते हैं केस का अंबार लगा हुआ है और ऐसे मामले हैं जिस पे त्वरित सुनवाई की आवश्यकता है और उसमें विशेषज्ञता भी चाहिए। तो ये जो जैसे अधिकरण होता है, अधिकरण क्या होता है? अर्ध न्यायिक चीजें होती है ना, वहां पर उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ भी बैठते हैं। मामला समझ में आ रहा है? और कोई जज भी बैठते हैं। तो इस तरह से है कि इस तरह के इश्यूज, पर्यावरण के इश्यूज जो होंगे उसमें तेजी से फिर क्या होगा कि उस मामले का निपटान किया जा सकेगा, इसके लिए लाया गया था। पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना यहां से की गई। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि ये दो गलत है और दो का सही क्या होगा वो भी मैंने बता दिया, और ये दो सही है, यानी कि सही सुमेलित देखेंगे तो केवल दो है, यानी कि हम सभी को बी विकल्प के साथ जाना चाहिए।
सही लग रहा है ना, चीजें आपको ज्ञान बढ़ रहा है चीजों को लेकर के। चलिए अब हम सीधे यहां से पहुंचते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है स्टार लगाइए। 5 स्टार प्रीलिम्स के नजरिए से आप इसको लगा के रख लीजिए, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर यह बदलाव किया है और इसका दूरगामी प्रभाव जो है भारत की शिक्षा स्थिति पर पड़ने वाला है। देखिए क्या है, नो डिटेंशन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नो डिटेंशन पॉलिसी सरकार के द्वारा अभी किया गया, कौन सा कथन यहां पर जो है वह सही है यह आपको बताना है। देखिए यहां पर क्या क्या है, यह नीति शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को लेकर के बात करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। हम आएंगे इस पर विचार करेंगे। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र को, छात्र या छात्रा जिनको भी प्राथमिक विद्यालय पूरा करने तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, यानी कि फेल नहीं किया जा सकता। वो फेल नहीं होंगे, भले ही पासिंग मार्क्स नहीं लाएंगे, लेकिन उनको प्रमोट किया जाएगा, अगले कक्षा में भेज दिया जाएगा, ये आपसे पूछा है। ये सारी चीजें, अब उसके अलावा से कितने कथन सही हैं। देखिए केंद्र सरकार के जो अधीन आने वाले जितने भी स्कूल हैं, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो है इसको हम खत्म कर रहे हैं। और ये कहा होगा केंद्र सरकार के अंतर्गत, जैसे केवीएस होता है, जैसे कि नवोदय विद्यालय है ना, बहुत सारे सैनिक स्कूल वगैरह हैं, वहां पर जो है कक्षा 5 से लेकर के 8, ध्यान दीजिएगा 5 से 8 तक की यहां पर बातें की गई है। तो इनको जो है नो डिटेंशन नीति यहां पर समाप्त कर दी गई है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि परीक्षा में फेल अगर कोई स्टूडेंट हो गया है तो उन्हें फेल ही माना जाएगा। फिर से बता रहा हूं कि यह कक्षा 5 से 8 तक के लिए है, यानी कि उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। इतना मामला समझ में आ गया। जो शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन को लेकर के बातें किया गया, जो अधिनियम वर्ष 2009 में लाया गया, फंडामेंटल राइट में इसे शामिल कर दिया गया। निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, अनिवार्य शिक्षा की बात कर दी गई इसमें, है ना, ताकि शिक्षा का माहौल बन सके। जो ड्रॉप आउट केसेज हैं ये इसीलिए लाया गया था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं खराब प्रदर्शन अगर स्कूल में करते हैं, उनको प्रमोट ना किया जाए तो वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ करके निकल जाते हैं। तो फिर इसको प्रमोट किया जाए, ना कि उनको स्कूल से निकाला जाए, यह तरह की व्यवस्था यहां पर रखा गया था। तो यहां पर स्टेटमेंट है कि अधिनियम वर्ष 2009 में शुरू की गई थी, तो जाहिर सी बात है यह सही हो गया कि निश्चित तौर पर यह 2009 से ही शुरू किया गया था। ठीक है, अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के किसी भी छात्र को प्राथमिक विद्यालय पूरा करने पर अनुत्तीर्ण नहीं करने की व्यवस्था इसके तहत किया गया था, यानी कि फेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ना ही स्कूल से उसे निकाला जा सकता है। लक्ष्य क्या, तो विद्यार्थियों को खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण पढ़ाई में वो पीछे ना रह जाए, वो ड्रॉप आउट की संभावना वहां पर ना बढ़ जाए। तो यहां पर भी देखेंगे तो यह स्टेटमेंट भी उस लिहाज से सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन यहां पर सही नजर आपको आएंगे। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं, तो यहां पर हम चलेंगे सी विकल्प के साथ, क्योंकि यह कहता है केवल 1 केवल 2, और सी कहता है कि जनाब 1 और 2 जो है वह दोनों ही सही है। यह मामला समझ में आ गया। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गंभीरता से लेना है। अब आज के आखिरी टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, पांचवा मुद्दा और उससे 5वां प्रश्न क्या है। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बाल्ड ईगल काफी चर्चा में रहा है पिछले दिनों, इस तरह के मुद्दों पर यूपीएससी की नजर रह सकती है। पूछा गया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया और वेनेजुएला। देखिए अमेरिका में बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। तो जवाब तो यहां पर आ गया कि भाई अमेरिका होने वाला है। देखिए अब एक बात समझिए, ये जो बाल्ड ईगल है ना, वर्ष 1782, यहां ध्यान दीजिए, इस ईयर को नोट कर लीजिए, 1782 से अमेरिका का जो स्टाम्प होता है, मुहर होता है, उस पर यह चित्रित है। अब इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी का भी दर्जा दे दिया गया है। अब बाल्ड ईगल के बारे में अगर जानेंगे तो एक तरह से यह एक शिकारी पक्षी होता है, यह नोट कर लीजिए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके विषय में अगर कुछ पूछ ले तो यह आप बताना, है ना। यह एक तरह से शिकारी पक्षी है, एक बड़ा शिकारी पक्षी है। और इसको किसके रूप में, किस प्रतीक के रूप में देखा जाता है अमेरिका में, तो अमेरिका में इसको एक तरह से देखेंगे तो शक्ति के रूप में। मैंने क्या कहा, एक बड़ा शिकारी पक्षी है तो इसको शक्ति के तौर पर भी, अब भाई इतना बड़ा पक्षी है कौन उसको शिकार करे, तो स्वतंत्रता भी, है ना,
समझ गए, शक्ति, स्वतंत्रता और इसको देशभक्ति का भी प्रतीक वहां पर माना जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट भी आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये 5 टॉपिक आज का था और उस पांचों पर जो हमने 5 प्रश्न भी बना लिए, यानी कि 5 मुद्दा भी आप पढ़ चुके हैं और 5 प्रश्न भी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। ऐसा हम लोग प्रत्येक दिन करने वाले हैं जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का ना दे लें, ठीक है। तो तब तक क्या होगा कि हम बहुत सारे प्रत्येक दिन 5 करंट अफेयर्स टॉपिक अगर आप देख लेते हैं और 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सोचिए कितना ज्ञान आपका बढ़ जाएगा, करंट अफेयर्स का भार ही कम हो जाएगा, है ना। तो लगातार आपको जुड़े रहना है, अपने दोस्त यार तक लेक्चर को शेयर कीजिए कि अभी से पूरे 5 महीना आपको ये प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, आपका ये सरदर्द ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वादे के साथ कि प्रत्येक दिन हम लोग इस लेक्चर में मुलाकात करेंगे, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।